में हम लोगों ने देखा था कि सी फर्स्ट क्लास प्रोग्रामिंग पैराडिग्म देखा था उप्स से पहले। अगर उप्स की क्लास की बात करें तो पहले क्लास में हम लोगों ने प्रोग्रामिंग पैराडिग्म के बारे में देखा था कि अलग अलग प्रोग्रामिंग के कौन कौन से पैराडिग्म होते हैं। जैसे फंक्शनल थे, प्रोसीड्यूरल थे, फिर उसी में बोले थे एक और एक है प्रोग्रामिंग पैराडिग्म उप्स है। यानी उप्स क्या है, एक लैंग्वेज नहीं है, ये प्रोग्रामिंग का एक तरीका है। उसको इम्प्लीमेंट हम लोग अलग अलग लैंग्वेज से करते हैं, जो सी प्लस प्लस जावा सभी, सॉरी सी प्लस प्लस जावा पाइथन पीएचपी सभी है, अलग अलग उन सभी से इम्प्लीमेंट करते हैं। फिर उसके बाद अथी देखे थे सी में, जब हम लोग आए थे तो सी का हम लोग देखे थे बेसिक इंट्रोडक्शन, तो था पता चला था वहां सी कुछ नहीं है, सिर्फ सॉरी सी प्लस प्लस का देखे थे तो सी प्लस प्लस कुछ नहीं है, सिर्फ सी का ही मॉडिफिकेशन है, उसमें ही कुछ कुछ मॉडिफाई किया गया। वो सब क्या क्या था पार्ट्स हम देखे थे। जैसे कीवर्ड्स में कुछ कुछ मॉडिफाई किया गया था, पहले 32 कीवर्ड्स थे, यहाँ 52 थे। फिर थी फिर हमारे इनपुट और आउटपुट के थी, इनपुट और सॉरी इनपुट और आउटपुट के तरीके में चेंज हुआ था। जैसे वहां हमको इनपुट लेने के लिए हमको स्कैनफ यूज करते थे, फिर इनपुट लेने के लिए हमको वहां फॉर्मेट स्पेसिफायर की आवश्यकता पड़ती थी। यहाँ वैसा कुछ नहीं पड़ रहा है। हाँ, हमको यहाँ इनपुट लेने के लिए सिन का यूज हो रहा है, और सिन के बाद हम लोग डबल ग्रेटर देन यूज करते थे, जिसको हम लोग कहते थे इंसर्शन ऑपरेटर। फिर वैसे ही प्रिंट करने में भी हमको अगर आउटपुट देना है तो वहां पे हमको आउटपुट देने के लिए प्रिंटफ यूज करते थे, फॉर्मेट स्पेसिफायर था। यहाँ वैसा कुछ नहीं था, सिर्फ सी आउट और डबल लेस देन था, जिसको हम लोग एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर कहते। फिर देखे थे लाइन चेंज करने के लिए इंडेल था। उसके बाद अलग अलग थे ऑपरेटर्स थे जो एग्जिस्ट वहां भी करते थे। इफ इल्स देखे थे, ये वहां भी एग्जिस्ट करते थे, बोले थे जैसे वहां होता है वैसे ही यहाँ भी होता। फंक्शंस की वही थी, एरे देख चुके थे वही था। पॉइंटर्स हम लोग देख रहे थे, पॉइंटर्स में सारा कुछ देख चुके थे। अब एक नया टॉपिक है जो हमारा सी में एग्जिस्ट नहीं करता था, लेकिन यहाँ पे वो एग्जिस्ट करता है। सी में ये टॉपिक एग्जिस्ट नहीं करता था, या सी में ये फीचर्स नहीं था। ये सी प्लस प्लस में फर्स्ट न्यू इंट्रोड्यूस किया गया था, दैट इज रेफरेंसेज। सी प्लस प्लस की रेफरेंसेज, तो वहां रेफरेंसेस के लिए हम यूज करते थे पॉइंटर को। रेफरेंस करने का मतलब इन सेंस एड्रेस, एड्रेस कह सकते हो या रेफरेंस होता था। तो वहां हम लोग सी में पॉइंटर्स के थ्रू ये काम करते थे। यहाँ एक नया और दे दिया गया हुआ था, अब ये क्या था जस्ट इसको देखते हैं। तो कह रहा है टिल नाउ वी हैव रीड दैट सी प्लस प्लस सपोर्ट टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल। तो अभी तक हम लोग अगर सी या सी प्लस प्लस जहां भी पढ़ते थे तो दो ही टाइप के वेरिएबल्स होते थे। एक क्या ऑर्डिनरी वेरिएबल या नॉर्मल वेरिएबल था, जो हमारा क्या करता था, किसी वैल्यू को स्टोर करता था। जैसे यहाँ देख रहे हो क्या कर रहे, इंट ए इक्वल टू 10 है, ये एक नॉर्मल वेरिएबल जो एक किसी इंटीजर वैल्यू को स्टोर कर रहा है, 10 को स्टोर कर रहा है। फिर ऐसे ही था पॉइंटर्स था, पॉइंटर्स क्या करता था, एक स्पेशल वेरिएबल था जो किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करता था। तो फिर इसको कहते थे, इसी को हम डी रेफरेंसिंग पढ़े थे, कि हम किसी पॉइंटर को स्टार के थ्रू, जिसको एस्ट्रिक कहते थे या डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर कहते थे, उसके थ्रू हम लोग उसको डी रेफरेंस करके उसके वैल्यू को प्राप्त करते थे। अब यहाँ सी प्लस प्लस बोला एक तीसरा वेरिएबल सपोर्ट करता है, जिसको रेफरेंसेस कहते हैं। कहता है इट इज ए वेरिएबल दैट बिहेव लाइक एलाइज ऑफ अनदर वेरिएबल। ये क्या करता है, सी प्लस प्लस हमारा एक अनदर वेरिएबल को सपोर्ट करता है, जिसको हम रेफरेंसेस कहते हैं। अब ये क्या है, ये वर्क करता है किसी दूसरे वेरिएबल के एलाइज के रूप में। एलाइज का इंसेंस का मतलब एक उसका दूसरा नाम के रूप में। जैसे हम सभी का क्या होता है, हम सभी का कुछ नाम रहता है, लेकिन कुछ ऐसा नेम घर में रहता है जिससे हम लोग को घर में पुकारा जाता है। लगा कॉलेज नेम किसी का अलग है, जैसे मेरा कुछ अलग है, मेरा अतुल हुआ, तुम्हारा विवेक हुआ, उसका दिव्या हुआ, तो ऐसे है। लेकिन सभी का घर में कोई एक नेम होता है, छोटा सा नाम। कोई तुमको घर में आती नहीं बुलाता है उस नाम से, विवेक या आती से। कोई छोट घर में कोई किसी को कुछ बुलाता है, किसी को कुछ बुलाता है। तो वैसे ही हम यहाँ क्या करते हैं, अपने रेफरेंसेस के हेल्प से अपने किसी वेरिएबल के लिए एक एलाइज क्रिएट करते हैं। ये एक ऐसा वेरिएबल है। अब रेफरेंसेस कैसे क्रिएट होता है, तो कहता है रेफरेंसेस कैन बी क्रिएटेड बाय सिंपली यूजिंग एन एम्परसेंड ऑपरेटर। अब रेफरेंसेस को कह रहे हैं हम सिंपली क्रिएट कर सकते हैं एम्परसेंड, जिसको एड्रेस ऑफ हम लोग कहते थे। ये एक्चुअली एम्परसेंड है जो तुम लोग यूज करते थे वहां स्कैनफ के अंदर में, किसी वेरिएबल के पहले जो यूज करते थे एंड टाइप का, उसको हम लोग एम्परसेंड ऑपरेटर कर रहे हैं।
यहाँ बोला कि हम रेफरेंसेस उसी के हेल्प से क्रिएट करते हैं, सिर्फ एम्परसेंड के। कह रहा कि व्हेन वी क्रिएट ए वेरिएबल देन इट ऑक्युपाइज सम मेमोरी लोकेशन। सभी को पता है कि जब भी हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो वो मेमोरी में कोई स्पेस लेता है। जैसे अगर इंटीजर टाइप का हम अगर क्रिएट करते हैं वेरिएबल, तो हमको पता है इंटीजर का साइज 4 बिट होता है, तो वो मेमोरी में 4 बिट का स्पेस लेता है। ऐसे फ्लोट का करते हैं तो 4 बिट लेता है, कैरेक्टर का करते हैं तो 1 बाइट लेता है, अगर हम डबल टाइप का क्रिएट करते हैं तो 8 बाइट लेता है। तो ऐसे कुछ कुछ मेमोरी ले रहा है। We can create a reference of the variable, therefore we can access the original variable by using either the name of variable or references। अब क्या है कि ये स्पेस लेता है, हम बोला कि किसी वेरिएबल का एक रेफरेंस कर सकते हैं, और इस तरह से हम क्या होता है अपने वेरिएबल को या तो उसके नाम से, ओरिजिनल नेम से, या रेफरेंस से भी बुला सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए बोला कि इंट एज इक्वल टू 10 है, ये 10 है। अब बोला कि इसका हम लोग क्या कर रहे हैं, नाउ वी क्रिएट द रेफरेंस वेरिएबल ऑफ अनदर वेरिएबल। अब जैसे इसका क्या कि इसका इंट एड्रेस ऑफ ref इक्वल टू a, इंट एड्रेस ऑफ ref, यहाँ जहां पे ref नाम का ये जो वेरिएबल है ये हमारा रेफरेंस वेरिएबल है, और ये ए का को पॉइंट कर रहा है। तो इसको हम क्रिएट कैसे किए, जस्ट हम अगर डायरेक्टली लिख देते हैं, नॉर्मली कोई वेरिएबल लिख देते हैं कोई नाम, तो वो एक नॉर्मल वेरिएबल है। लेकिन अगर उस वेरिएबल के पीछे में अगर एम्परसेंड का हम साइन लगा देते हैं तो वो हमारा रेफरेंस वेरिएबल बन जाता है। जैसे हम कहे थे कि अगर हम नॉर्मल वेरिएबल लिख देते हैं तो वो एक अगर नॉर्मली कोई नाम लिख देते हैं तो एक नॉर्मल वेरिएबल होता है। लेकिन अगर उस वेरिएबल के पीछे हम स्टार लगा देते हैं या एम्परसेंड लगा देते हैं तो वो हमारा हो जाता है पॉइंटर। वैसे ही बोले कि वैसे ही हम बोले यहाँ पे क्या कि अगर हम एक थी नॉर्मली लिख दे रहे हैं कोई नाम तो एक नॉर्मल वेरिएबल है, लेकिन अगर उस वेरिएबल के पीछे एम्परसेंड का अगर हम साइन लगा दे रहे हैं तो वो रेफरेंस वेरिएबल हो जा रहा है। क्लियर है कि हम लोग क्या 3 वेरिएबल देखें। जैसे मान लो अगर ये इसकी हम बात करें, हम एक कोई ये इंट लिए, अगर ये लिख दिए, सिर्फ हम यहाँ पे ए लिखे हुए हैं, ए अगर हम सिर्फ यहाँ लिखे तो ये एक हमारा क्या हो गया नॉर्मल वेरिएबल, ये नॉर्मल वेरिएबल ये हो गया। यहीं पे अगर हमको बोला कि हम अगर इसी को इंट स्टार ए लिखते हैं तो हमको पता है ये दैट इज पॉइंटर वेरिएबल। अब ये एड्रेस नहीं स्टोर करेगा, ये वेरिएबल क्या कर रहा था किसी का कोई एक वैल्यू को स्टोर कर रहा था। ये वेरिएबल क्या करेगा कोई वैल्यू को स्टोर नहीं करेगा, लेकिन किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करेगा नॉर्मल। और यहीं पे अब हम C++ में तीसरा पढ़ रहे हैं क्या, इंट स्टार ए, सॉरी एम्परसेंड ए, ये है हमारा रेफरेंस ऑपरेट वेरिएबल। ये भी क्या करेगा किसी वैल्यू को नहीं स्टोर करेगा, लेकिन किसी दूसरे वेरिएबल का को पॉइंट करेगा। अब कहोगे कि सर दोनों तो यही काम कर रहा है, ये दोनों तो मेरा सेम काम कर रहा है। ये कहा क्वेश्चन पूछ सकता है ना कि सर यहाँ पे पॉइंटर वेरिएबल भी तो हमारा थी एड्रेस को कैरी कर रहा है किसी का, और रेफरेंस वेरिएबल भी दूसरे को पॉइंट कर रहा है, तो फिर दोनों में अंतर क्या है। तो अंतर ये है कि हमारा पॉइंटर वेरिएबल क्या करता था एड्रेस को कैरी करता था। पॉइंटर वेरिएबल हमारा दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को, जैसे अगर हम यहाँ पे वेरिएबल का नाम चेंज कर दे बी कर दे, और अगर अब हम यहाँ पे एक पॉइंटिंग करवा दे बी इक्वल टू एड्रेस ऑफ ए, तो यहाँ ये क्या कर रहा है ये पॉइंटर वेरिएबल हमारा इसके एड्रेस को कैरी कर रहा है, लेकिन रेफरेंस वेरिएबल एड्रेस को कैरी नहीं करता, सिर्फ रेफरेंसिंग करता है। रेफरेंसिंग इन सेंस का कहने का मतलब कि इसके सिर्फ इसको सिर्फ है ना वो पॉइंटिंग करता है, इसका कोई एड्रेस नहीं कैरी कर रहा, इसका कुछ ये नहीं कर रहा, इसको सिर्फ पॉइंटिंग कर रहा है। पॉइंटिंग जैसे हम यहाँ क्या किए इसको भी नाम एक चेंज कर दो सी कर दो, सी में अब हम क्या किए सी इज पता है हमको एड्रेस ऑफ सी इजकल टू ए, ये तो ये इसके एक एड्रेस को ये एक एड्रेस को कैरी कर रहा है बी नाम का जो वेरिएबल, लेकिन ये एक एड्रेस को कैरी नहीं कर रहा है, ये इसको रेफरेंस कर रहा है। अब कहोगे इसका यूज कहाँ है, तो उप्स में अगर पढ़ते या C++ में ऐसा बहुत सारा हम वेरिएबल यूज करते हैं, मान लो जिसका अगर यह आगे हम जाएंगे जब उप्स की प्रोग्रामिंग करेंगे तो उप्स की प्रोग्रामिंग बहुत ऐसा वेरिएबल यूज करेंगे जिसका नाम बड़ा होगा।
जैसे मान लो हम एक वेरिएबल क्लास के अंदर हम एक मेंबर उसका किए या एट्रीब्यूट्स किए, एक एट्रीब्यूट्स किए नेम मान लो, नेम किए, ये एक नाम है। या और बड़ा हम कर दिए थोड़ा सा, ये बड़ा कर दिए और बड़ा कर दिए स्टूडेंट नेम, तो ये थोड़ा बड़ा नाम हो गया। अब हमको अगर मान लो इस नेम को अपने प्रोग्राम में हर जगह यूज करना है, हर जगह यूज करना है, तो हर जगह हो सकता है हमको इसको लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो, हमको इसको हर जगह लिखने में प्रॉब्लम हो, हर जगह एक ही, मान लो अपने प्रोग्राम में 20 जगह पे हमको स्टूडेंट नेम को यूज करना है, तो हर जगह पे हम स्टूडेंट नेम को स्टूडेंट नेम लिखेंगे, प्रॉब्लम है। तो हम इससे बेटर क्या कर सकते हैं, ये तो क्रिएट किए ही, मान लो इंट नाम का, सॉरी इंट नहीं, कैर नाम का, कैर नाम का। अब इसके साथ ही हम क्या किए, एक और रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट कर दिए, ऐसे करके एड्रेस ऑफ ए इजकल टू स्टूडेंट नेम। हम क्या बोले कि हमको ये जो इतना बड़ा वेरिएबल क्रिएट किए थे, इसको हर जगह कॉल करने में हमको प्रॉब्लम है, तो हम इसको बोले कि नहीं, हम इसके लिए एक शॉर्ट नेम दे देते हैं, इसका कुछ एब्रीविएशन डिसाइड कर देते हैं, शॉर्ट नेम इसको दे दिए। अब इस शॉर्ट नेम से हम जहां जहां ए लिखेंगे, हम जहां जहां ए लिखते जाएंगे, वहां ए का मतलब हो जाएगा हमारा स्टूडेंट नेम, वो डायरेक्ट पॉइंटिंग करेगा तुमको। हम अपने प्रोग्राम में अभी जैसे 20 जगह स्टूडेंट नेम लिख रहे थे, अब ये हम क्रिएटिंग कर दिए, अब हम हर 20 जगह पे ये नाम नहीं, स्टूडेंट नेम नहीं लिख करके सिर्फ ए लिखेंगे, और हमारा वहां पे काम वो हो जाएगा, हमारा वहां पे वो काम हो जाएगा। देखो इसको इनसे, इस प्रोग्राम में हमने क्या किया, हम जस्ट एक जो भी था, हम अपना नॉर्मल प्रोग्राम लिखे, आईओ स्ट्रीम लिखे यूजिंग नेम स्पेस मेन में, और मेन में हम अपना क्या कि एक वेरिएबल डिक्लेयर किए इंटीजर टाइप का। इस वेरिएबल का नेम क्या था, बड़ा था, स्टूडेंट रोल था, और इसके अंदर हम कोई वैल्यू दे दिए। अब हमको अगर अपने प्रोग्राम में हर जगह इसको नहीं यूज करना है, हम चाह रहे इसका कुछ शॉर्ट नेम दे दे, तो इसके लिए हम अपना क्या किए, जस्ट एक रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट किए। कैसे क्रिएट किए, इस वेरिएबल को, नॉर्मल वेरिएबल को हम क्रिएट कर रहे थे तो सीधे नेम लिख रहे थे, इस वेरिएबल को क्रिएट करने के समय हम एड्रेस ऑफ ए दिए, और इसमें क्या किया, हम स्टूडेंट रोल को कॉल कर दिए। और जब हमको प्रिंटिंग करना था, तो हमको पता है जिस वेरिएबल को प्रिंट करना है उसका नाम हमको देना है, लेकिन यहाँ पे तो हम स्टूडेंट रोल को नहीं दिए, हम स्टूडेंट रोल से भी प्रिंट करवा सकते थे, लेकिन यहाँ वो ना दे करके हम क्या किए, हम अपने स्टूडेंट रोल को रेफर कर दिए ए में, और ए को यहाँ कॉल कर दिए। और जब देखो इसको कंपाइल करके हम रन किए, नो एरर के साथ कंपाइल हो गया, रन किए, ये देखो हमारा रिजल्ट ला करके दे दिया। यही तो हमारे स्टूडेंट रोल में स्टोर है 18456। क्लियर है ये सभी वेरिएबल का एक एलाइज क्रिएट कर लिए, एलाइज इंसेंस करने का मतलब उसका एक दूसरा नेम क्रिएट कर लिए, और उससे उसको हम कॉल कर रहे हैं, और उसी काम के लिए हमारा ये रेफरेंस वेरिएबल। उसका देखो एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ है, जैसे कह रहा है सी प्लस प्लस प्रोवाइड 2 टाइप ऑफ रेफरेंसेस, सी प्लस प्लस हमारा 2 टाइप का रेफरेंसेस प्रोवाइड करता है। कौन कौन, पहला रेफरेंसेस टू नॉन कांस्टेंट वैल्यूज। क्या नॉन कांस्टेंट, यहाँ देख क्लियर है कि हम बताए थे कि अगर हम, अब बोलोगे कि सर यहाँ तो नॉन, हमेशा हमारा वैल्यूज तो नॉन कांस्टेंट ही रहता है, ये तो क्वेश्चन उठ सकता है कि सर हम वेरिएबल जो ले रहे हैं इंट ए इक्वल टू 10, तो हम लोग अभी पढ़े हुए हैं, कि सर अगर इंट ए इक्वल टू अगर हम 10 दिए हैं, और फिर अगले लाइन में ए इक्वल टू अगर हम 20 कर देते हैं, तो ये ए का अंदर का वैल्यू चेंज कर जाएगा। क्या कहे कि अगर हम एक वेरिएबल ये इंट ए इक्वल टू 10, और नेक्स्ट लाइन में ए इक्वल टू अगर 20 कर दिए, तो 20 का वैल्यू चेंज हो जाएगा, तो फिर यहाँ नॉन कांस्टेंट क्यों लिखा। हाँ ये सही है, लेकिन लास्ट क्लास में आई थिंक जब हम ये पढ़ा रहे थे कीवर्ड्स, एक बताए थे कॉन्स्ट कीवर्ड था, बोलते ये कीवर्ड को अगर हम किसी भी वेरिएबल के पीछे अगर ऐसे लगा दे कॉन्स्ट इंट ए इक्वल टू 10, तो अब तुम इसका एक बार अगर कोई भी वैल्यू इसको दे दिए ए को, तो अब तुम कितना भी इसको चेंज करो, इसके अंदर चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये कीवर्ड क्या किया, ये कॉन्स्ट नाम का कीवर्ड क्या किया, इस ए वेरिएबल को कांस्टेंट कर दिया, बोला इसमें अब एक बार जो वैल्यू आप दे दीजिएगा, उसके बाद उसको चेंज आप नहीं कर पाइएगा। तो इसलिए
इस काम के लिए हमारा यहाँ ये लिखा है कि नॉन कांस्टेंट वैल्यूज, नॉन कांस्टेंट। तो ये कहा कि पहला क्या, दो टाइप का रेफरेंसेस प्रोवाइड करता है। पहला क्या, तो रेफरेंस टू नॉन कांस्ट वैल्यू, और दूसरा रेफरेंसेज एलाइज। अब ये दोनों क्या है, तो नॉन कांस्टेंट क्या है, जो अभी देख रहे थे वही था नॉन कांस्टेंट, रेफरेंसेस टू नॉन कांस्टेंट। इट कैन बी डिक्लेयर्ड बाय यूजिंग एम्परसेंड ऑपरेटर विथ रेफरेंस टाइप वेरिएबल। जैसे अभी देख रहे थे, क्या था यहाँ, यही था, देखो इंट ए इजकल टू 10 लिया, और फिर लिया इंट एम्परसेंड वैल्यू इजकल टू ए, तो ए में स्टोर हो गया। और जब यहाँ पे वैल्यू को देखो प्रिंट किया, तो वैल्यू को प्रिंट कर रहा है, तो वैल्यू अपना 10 दे रहा है, जो हमारा ए में स्टोर था। ये बोला पहला। दूसरा हमारा क्या है, रेफरेंसेज एज अलाइज। रेफरेंसेज एज अलाइज इज अनदर नेम ऑफ वेरिएबल व्हिच इज बीइंग पॉइंटेड। क्या बोला, रेफरेंसेज अलाइज क्या है, हमारे वेरिएबल का दूसरा नाम है जिसको ये रेफरेंस करेगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल, इंट ए इजकल टू 10 लिया, इंट एड एम्परसेंड बी इजकल टू ए लिया, और इंट एम्परसेंड सी इजकल टू ए लिया। अब इस तीनों को देखो प्रिंट करेगा, तो तीनों का वैल्यू 70 ही जा रहा है। हम क्या किए थे, वैल्यू दिए थे 70 ए में, फिर ए का हम नाम लिख लिए, ए का एक दूसरा नाम लिए बी, फिर बी का दूसरा, फिर हम वैसे ही ए का फिर एक दूसरा नाम लिए सी, दो अलग उसका नेम ले लिए, और तीनों को जब प्रिंट किए तो तीनों अपना ए का ही वैल्यू को दिया। ये बोला कि पहला एक ये था, दूसरा ये था। क्लियर है ये दोनों? यस सर। हाँ। अब इसका क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, रेफरेंसेज की हमारी प्रॉपर्टी, बोल तो बहुत छोटा टॉपिक है। रेफरेंसेज की प्रॉपर्टीज क्या है, तो कह रहा है द फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टीज ऑफ रेफरेंसेस। पहला क्या, इनिशियलाइजेशन, इट मस्ट बी इनिशियलाइज एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। पहला क्या बोला कि ये जिस समय हम डिक्लेयर करते हैं उस समय ही इनिशियलाइज हो जाना चाहिए। जैसे हमारा नॉर्मल वेरिएबल के केस में क्या करते थे, नॉर्मल वेरिएबल के केस में अगर मान लो हम यहाँ पे क्या की, एक ले लिए इंट ए ले लिए, इसको हम डिक्लेयर ना अभी नहीं किए, तो हम बोले इसका हमको क्या करना है, अपने प्रोग्राम में 20 लाइन 30 लाइन या 40 लाइन में कहीं हमको यूज करना है। लेकिन हमको पता था कि जो भी प्रोग्राम हम यूज कर, सी में ये केस था, सी प्लस प्लस में ये नहीं है। सी में हमारा ये था, रिस्ट्रिक्शन था कि जो भी वेरिएबल हम अपने प्रोग्राम में यूज करेंगे, उस वेरिएबल को हमको स्टार्टिंग ऑफ द प्रोग्राम में ही डिक्लेयर करना पड़ेगा। ये वेरी, क्योंकि वहां वो क्या करता था, हमारा टॉप टू डाउन अप्रोच को फॉलो करता था हमारा, कि ऊपर से। तो वो सारा जैसे तुम एट दी स्टार्टिंग ऑफ प्रोग्राम में डिक्लेयर करते, तो जब भी प्रोग्राम तुम्हारा ऊपर से रीड करना चालू करता था, तो सारे वेरिएबल को वो ले लेता था। तो उसके बाद तुम्हारा कहीं भी वो यूज हो रहा है तो उसको वो इशू नहीं होता था। लेकिन सी प्लस प्लस तो हमारा पता है बॉटम टू अप अप्रोच फॉलो करता है। तो यहाँ ऐसा कोई जरूरी नहीं कि तुम स्टार्टिंग में ही डिक्लेयर करो, तुम जहां यूज करोगे वहीं डिक्लेयर कर सकते हो। तुम अगर तुमको 10 लाइन तक तुमको दो ही वेरिएबल यूज करना है, तुम दो ही वेरिएबल को डिक्लेयर करो, ए और बी को ही। फिर 10 लाइन का कोड लिख लो, और 11वें लाइन में जाकर के फिर तुमको कोई वेरिएबल चाहिए, फिर वहां पे तुम डिक्लेयर कर लो। ये काम तुम कर सकते हो सी प्लस प्लस में। सी में ये करते तो वो गलत माना जाता, लेकिन यहाँ कर सकते हो, क्योंकि यहाँ तो सारा कोई अप जा रहा है, तुम्हारे प्रोग्राम में आ रहा है, अप जाकर उसका वैल्यू ढूंढ रहा है, प्रोग्राम में आ रहा है, अप जा रहा है। तो ये चीज हो रहा था। तो यही बोला कि इसको, लेकिन इसी रेफरेंसेस के साथ क्या है, रेफरेंसेस में ये काम हम नहीं कर सकते। रेफरेंसेस में हम जब डिक्लेयर कर रहे हैं तभी हमको उसको इनिशियलाइज भी करना पड़ेगा। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे वही काम किया हम, रेफरेंस इनिशियलाइज करने के साथ ही रीअसाइनमेंट। पहला तो हो गया कि इनिशियलाइजेशन की बात की थी, इनिशियलाइज के लिए बोला कि जब इसको हम डिक्लेयर करेंगे, जब हम डिक्लेयर करेंगे उसी समय हमको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। दूसरा हुआ रीअसाइनमेंट, कि क्या हम इसमें रीअसाइन कर सकते हैं, तो कहा इट कैन नॉट रीअसाइन, मींस रेफरेंस वेरिएबल कैन नॉट बी मॉडिफाइड। बोला कि रेफरेंस वेरिएबल को हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। अगर रेफरेंस वेरिएबल में एक बार हम किसी को पॉइंट कर दिए, तो उसके बाद हम उसको उससे दूसरे को पॉइंट नहीं कर सकते। जैसे यहाँ क्या किए, इंट x इजकल टू 11 लिए, और इंट z इजकल टू 67, और एक y लिए, y में हम x को रेफरेंस कर दिए, और y में फिर देखो z को रेफरेंस कर रहे हैं। ये क्या किया, कंपाइल टाइम एरर दे दिया। कंपाइल टाइम एरर दे दिया क्या, रीडिक्लेरेशन ऑफ ये इंट एक्स वाई, और नोट इंट एक्स वाई प्रीवियसली है डिक्लेयर। ये एरर दे दिया कि रीडिक्लेरेशन हो गया, क्योंकि हम उसको रीडिक्लेयर नहीं कर सकते।
फिर होता है हमारा, ये देखो यहाँ खत्म ही है। फंक्शन पैरामीटर में हम कैसे पास करते सकते हैं रेफरेंस वेरिएबल। तो रेफरेंसेस कैन आल्सो बी पास्ड एज ए फंक्शन पैरामीटर, इट डज नॉट क्रिएट ए कॉपी ऑफ द आर्गुमेंट एंड बिहेव एज एन एलाइज ऑफ द पैरामीटर। अब हमको पता है कि हम जब सी में पढ़ रहे थे, तो अगर हम जब कॉल करने का था, हमको पता था कि पैरामीटर को हम दो तरीके से पास कर सकते थे। या तो पैरामीटर का हम डायरेक्टली नॉर्मल वेरिएबल पास करते थे, या एड्रेस पास करते थे, जिसको हम दो टाइप कहते थे, कॉल बाय रेफरेंस एंड कॉल बाय वैल्यू। कॉल बाय वैल्यू में हम अपने पैरामीटर में क्या करते थे, नॉर्मल वेरिएबल को पास करते थे। और वहां क्या होता था नॉर्मल वेरिएबल के केस में, वो दो मेमोरी, अलग अलग मेमोरी लोकेशन लेता था। यानी एक वेरिएबल के लिए हमको, एक वैल्यू के लिए हम दो मेमोरी लोकेशन क्रिएट करते थे। यहाँ बोला ये काम नहीं कर सकते, आपको यहाँ क्रिएट नहीं होगा, वो सिर्फ क्या करेगा, उसका दूसरा नाम ले लेगा। जैसे यहाँ क्या किए, ए और बी लिए और ए और बी को पास किए। यहाँ हम एड्रेस ऑफ पी और एड्रेस ऑफ क्यू पास किए। तो ये अगर वहां पास करते थे तो ये दोनों के लिए एक अलग प्लेस रहता था। यहाँ ये अलग प्लेस नहीं हो रहा है। ये क्या कर रहा है, हमको पता है एक रेफरेंस वेरिएबल है, ये पी जो रेफरेंस वेरिएबल है, ये तुमको पॉइंट कर रहा है ए को, और क्यू पॉइंट कर रहा है बी को। तो यहाँ इसका अलग प्लेस नहीं क्रिएट हो रहा है, ये सिर्फ तुम्हारे ही वेरिएबल का एक दूसरा नाम हो गया है। वहां एक अलग प्लेस क्रिएट हो जाता था। ये क्लियर हुआ ये केस? हेलो। तो था पैरामीटर। अब तीसरा शॉर्टकट, विद द हेल्प ऑफ रेफरेंसेस वी कैन इजीली एक्सेस द नेस्टेड डाटा। अब कहा कि रेफरेंसेस की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, नेस्टेड डाटा को भी इजीली एक्सेस कर सकते हैं। नेस्टेड डाटा मतलब जैसे यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं प्रोफाइल नाम का, इसके अंदर आईडी दिए, और इस स्ट्रक्चर के अंदर एक दूसरा स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, मतलब नेस्टेड स्ट्रक्चर है। क्या कर रहे हैं, एक स्ट्रक्चर क्रिएट किए और देखो दूसरा स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं स्ट्रक्ट नाम का। सॉरी, दोनों अलग अलग है, एक के अंदर नहीं है। ये एक प्रोफाइल नाम का क्रिएट किए और ये दूसरा स्ट्रक्चर क्रिएट किए, लेकिन इस स्ट्रक्चर में हम क्या कर रहे हैं, देखो प्रोफाइल का पी, इसमें इस स्ट्रक्चर के मेंबर, पहला स्ट्रक्चर लिए प्रोफाइल नाम का, इसके अंदर में हम एक मेंबर दिए आईडी। दूसरा स्ट्रक्चर लिए एम्प्लॉय नाम का, इसके अंदर हम मेंबर के रूप में क्या कर रहे हैं, अपने प्रोफाइल नाम का जो स्ट्रक्चर है, इसका एक स्ट्रक्चर वेरिएबल ले रहे हैं। देखो प्रोफाइल पी ले रहे हैं, हम प्रोफाइल पी ले रहे हैं। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, इस प्रोफाइल नाम के स्ट्रक्चर का एक स्ट्रक्चर कहो मेंबर ले रहे हैं एज ए रूप में, स्ट्रक्चर वेरिएबल एज ए मेंबर ऑफ एम्प्लॉय का। तो यहाँ क्या होगा, अगर हमको इसको कॉल करना है तो हम कैसे कॉल करते हैं, हमको कॉल करना पता ई डॉट पी डॉट आई डी, हमको ये कॉल करना पड़ता, क्योंकि एम्प्लॉय का ई का पी, क्योंकि इसका हम वेरिएबल पी दिए हैं, और पी का भी फिर हमको पता है प्रोफाइल पी को जब भी हम कॉल करेंगे, ये कॉल किसको करेगा, स्ट्रक्चर को। तो स्ट्रक्चर का कौन सा हमको मेंबर को एक्सेस करना है, तो आईडी। तो अगर हम इसको, इस आईडी को एक्सेस करना है तो हम करेंगे ई डॉट पी डॉट आई डी, ऐसे कॉल करना पड़ता, तो लंबा नाम हो जाता। तो इसको हम लोग क्या किए, देखो यहाँ शॉर्ट कर दिए, एक रेफ नाम का रेफरेंस वेरिएबल लिए, इसमें हम स्टोर कर रेफर करवा दिए ई डॉट पी डॉट आई डी को, और सिर्फ रैप को कॉल करके 34। तो ये भी एक शॉर्टकट के लिए भी काम कर रहा है, हमारा रेफरेंस एक शॉर्टकट के रूप में भी काम कर रहा है। और यही चीज तो यहाँ भी हम देखे थे, प्रोग्राम में भी तो देखे थे कि हम एक बड़ा नाम लिए, इस बड़ा नाम का हम एक छोटा सा नाम लिए, और ये शॉर्टकट के रूप में काम कर रहा है। तो ये अलग अलग यूज थे। क्लियर है ये? यस सर। तो ये थी तुम्हारा। अब रेफरेंसेज एज ए पॉइंटर्स है, ये वही है, पॉइंटर्स के रूप में भी यूज कर सकता है। डिफरेंस तुम लोग को बता ही चुके हैं, डिफरेंस क्या है दोनों का, कि रेफरेंसेज और पॉइंटर में हम डिफरेंस अगर बात करें तो क्या है, तो वो क्या कर रहा था, रेफरेंस वेरिएबल हमारे एग्जिस्टिंग वेरिएबल का एक दूसरा नाम है जो एग्जिस्ट कर रहा है। इट इज मेनली यूज इन पास बाय रेफरेंस, वेयर रेफरेंस वेरिएबल पास ए पैरामीटर, ये एक दूसरा नाम है। जबकि पॉइंटर हमारा क्या है, उस वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करने के लिए एक दूसरा वेरिएबल है। तो यही है, इट मेक द प्रोग्रामर इजी एज इट होल्ड द मेमोरी एड्रेस ऑफ सेट वेरिएबल।
रेफरेंसेस वेरिएबल क्या कर रहा है हमारा, अपने एग्जिस्टिंग वेरिएबल का दूसरा नाम है। तो इससे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम अपने वेरिएबल में बिना वेरिएबल में हम अपना वेरिएबल का एक तो शॉर्ट नेम कर दे रहे हैं, उसका अगर फंक्शन के पैरामीटर की बात करें तो बिना कॉपी पास किए हम अपने ओरिजिनल वेरिएबल को पास कर दे रहे हैं। और अगर पॉइंटर की बात करें तो ये हमारे एड्रेस को स्टोर कर रहा है और ये हमारे प्रोग्रामिंग को इजी कर रहा है। यही था। रीअसाइनमेंट की बात थी तो हम अपने रेफरेंस वेरिएबल को रीअसाइन नहीं कर सकते थे, लेकिन पॉइंटर वेरिएबल को रीअसाइन कर सकते थे। फिर तीसरा डिफरेंस क्या था, डिक्लेरेशन में पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर करने के समय हमको जरूरी नहीं कि उसको हमको असाइन भी करना पड़ेगा, लेकिन रेफरेंस वेरिएबल के साथ हम देखे थे कि ये जरूरी है कि हमको उसको डिक्लेयर करना ही पड़ेगा अगर हम डिक्लेयर किए तो यही सब डिफरेंस था। नल वैल्यू कि हम अपने अति में रेफरेंस वेरिएबल में कोई नल वैल्यू को असाइन नहीं करवा सकते, लेकिन पॉइंटर वेरिएबल में हम नल वैल्यू असाइन करवा सकते हैं। फिर पॉइंटर वैल्यू हमारा इनडायरेक्शन ऑपरेटर को रेफर करता था जो स्टार था, लेकिन रेफरेंस वेरिएबल ऐसा कुछ ही नहीं करता है। अगर हम वो यूज करते हैं रेफरेंस टू रेफरेंस तो ये क्या करेगा, कंपाइल टाइम एरर। एक रेफरेंसेज सिर्फ अपने ही रेफर को कर सकता है, एक रेफरेंस से दूसरे वेरिएबल को रेफर कर सकता है, लेकिन पॉइंटर के केस में हम सिंगल पॉइंटर डबल पॉइंटर देखे थे कि एक पॉइंटर दूसरे नॉर्मल वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर कर रहा है, फिर डबल पॉइंटर क्या करता था, सिंगल पॉइंटर के फिर अथी को स्टोर करता था। तो ये सब आगे की बात है, छोड़ो। तो ये सब आगे हम लोग छोड़ते। अब हम लोग यहाँ एक टॉपिक खत्म हुआ, इस टॉपिक में किसी को दिक्कत